11 अप्रैल 2023 को पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर द्वारा एक संदेश जारी की गई है जिसमें कहा गया है, साथियों बहनों, हमारे जन आंदोलन के बारे में जो गलत भ्रांतियां कुछ सामाजिक संगठन, आध्यात्मिक संगठन, कुछ किसान संगठन, कुछ महनीय व्यक्ति विशेष और कुछ गैर सरकारी संगठन फैला रहे हैं, वे कितनी गलत है, अवैज्ञानिक है और झूठी है, वह कैसे, इसके बारे में आज आपसे संवाद करना चाहता हूं। इन सारे संगठनों का दावा होता है कि सुभाष पालेकर खेती और उन विरोधियों के द्वारा प्रचारित गो आधारित खेती, जैविक खेती, रसायन मुक्त खेती, शाश्वत खेती, वैदिक खेती और यौगिक खेती इन सभी कृषि पद्धतियां एक ही है, कोई भेद नहीं है। मुझे लगता है ये लोग विषय की गहराई में जाकर सत्य की खोज करना नहीं चाहते हैं। संभ्रमित होना देश के हित में नहीं है, विचारधारा में सुस्पष्टता होनी आवश्यक है, इसलिए निरंतर संवाद की आवश्यकता है। सितंबर 2020 आखिर में भारत सरकार के नीति आयोग ने एक 2 दिन के ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन किया था। संगोष्ठी का विषय था भारतीय प्राकृतिक खेती। संगोष्ठी का जो विषय रखा जाता है, उस विषय के विशेषज्ञ को बोलने के लिए बुलाया गया था। उसमें हैदराबाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने कहा कि रासायनिक खेती का कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब है वहां दिखाया गया कि रासायनिक खेती भारतीय प्राकृतिक खेती है, जो नहीं है, विदेशी है। रासायनिक खेती जिसके सिद्धांतों पर विकसित की गई है, वह कृषि वैज्ञानिक जस्ट स्वान लायबीग भारतीय नहीं है, विदेशी है। उस सिद्धांतों पर हरित क्रांति का रासायनिक खेती तकनीक विकसित करने वाले नॉर्मन बोरलॉग कृषि वैज्ञानिक भारतीय नहीं थे, विदेशी थे। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग का तकनीक विकसित करने वाले एल्बर्ट हॉवर्ड भारतीय नहीं थे, ब्रिटिश थे। गोबर खाद पर आधारित परंपरागत गो आधारित खेती मूल में अफ्रीकी कृषि तकनीक है। वहां से भारत समेत पूरी दुनिया में आदिवासियों के प्राचीन स्थलांतर के द्वारा फैल गया। मानवीय सभ्यता का उद्गम अफ्रीका है, ये वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध हुआ है। लेकिन यहाँ ये लोग गलत संदेश दे रहे हैं। उसी संगोष्ठी में भारत के मान्यवर कृषि मंत्री जी और मान्यवर कृषि राज्य मंत्री जी ने सुस्पष्ट भाषा में घोषित किया कि भारत सरकार जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को सिर्फ आगे बढ़ाएंगे। वास्तविक वे भारतीय प्राकृतिक खेती विषय पर बोल रहे थे, लेकिन जैविक खेती का पुरस्कार कर रहे थे। उसका अर्थ है यही निकल आता है कि जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग भारतीय प्राकृतिक खेती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जैविक खेती 100% विदेशी यूरोपियन तकनीक है। उसी संगोष्ठी में एक भारतीय किसान संगठन के प्रतिनिधि देशी गाय के गोबर खाद पर आधारित माने गो आधारित खेती ही भारतीय प्राकृतिक खेती है, इस पर बोल रहे थे। वास्तव में ये सही नहीं है। अफ्रीका में करोड़ों देशी गाय है और वहां के किसान देशी गाय का गोबर खाद खेती में 10,000 सालों से डाल रहे हैं। माने गो आधारित खेती सिर्फ भारतीय नहीं है, आफ्रो एशियन कृषि पद्धति है। ये संभ्रम ठीक नहीं है। कौन सी कृषि पद्धति हमें स्वीकार करना है, इस पर आपस में निरंतर मंथन होना आवश्यक है, क्योंकि हमें ठोस भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखना है जो सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। उस संगोष्ठी में रसायन मुक्त खेती की बात एक प्रतिनिधि ने रखी कि वह भारतीय प्राकृतिक खेती है। वास्तव में प्रकृति में रसायन मुक्त खेती का कोई अस्तित्व नहीं है। रसायन मुक्त कुछ भी नहीं होता है। किसी भी पौधे की या फलदार पेड़ की जड़ें भूमि में से जो खाद्य तत्व लेती है वे केवल रासायनिक रूप में लेती है, जैविक के रूप में नहीं ले सकती। भूमि में जो खाद्य तत्व होते हैं वे जैविक ऑर्गेनिक रूप में माने फसल अवशेष के रूप में होती है, जो जड़ों को उपलब्ध नहीं होते। भूमि में होने वाले अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु इन फसल अवशेषों में बंदिस्त जैविक रूप में होने वाले खाद्य तत्वों का रूपांतरण विघटन क्रिया से रासायनिक रूप में करते हैं। तब कहीं ह्यूमस के माध्यम से ये सारे खाद्य तत्व पेड़ पौधों के जड़ों को उपलब्ध होते हैं। पेड़ के हरे पत्ते प्रकाश संश्लेषण क्रिया से सूरज की रोशनी में से जो सौर ऊर्जा लेते हैं, उसका पत्ते प्रकाश संश्लेषण क्रिया से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। तब कहीं पत्तों में खाद्य निर्मित होती है। मानव के शरीर में खाए हुए खाद्य तत्व रासायनिक रूप में ही कोशिकाओं को उपलब्ध किए जाते हैं। यह मूलभूत विज्ञान है, उसे कैसे नकार सकते हैं? भारतीय संस्कृति विज्ञान को नकारती नहीं है, बल्कि दुनिया के सामने सिर्फ विज्ञान को रखती है। उस संगोष्ठी में एक वक्ता शाश्वत कृषि भारतीय प्राकृतिक खेती है ये दावा कर रहे थे। दुनिया में और प्रकृति में शाश्वत कुछ भी नहीं होता है। निरंतर बदलाव प्राकृतिक जैव विविधता का मूलाधार है। हर क्षण वनस्पति, मानव, प्राणी, पंछी, जीव जंतु इनके शरीर का आकार बढ़ता रहता है।
निरंतर बदलते रहते हैं। हर क्षण पुरानी कोशिकाएं मरती हैं और उसी समय नई कोशिकाएं जन्म लेती है। पेड़ पौधे हो या मानवीय देह, शरीर के नित्य बढ़ते आकार के अनुसार उन्हें बढ़ती मात्रा में खाद्य तत्व आवश्यक होते हैं। जिंदा रहने के प्रतिस्पर्धा में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कुछ वंश नष्ट होते हैं, ठीक उसी समय कुछ नए वंश निर्माण होते हैं। जैव विविधता निरंतर बदलती रहती है। यह अनंत ब्रह्मांड निरंतर विस्तारित हो रहा है। कब तक और किस हद तक ये ब्रह्मांड विस्तार जारी रहेगा मालूम नहीं है। इसलिए साथियों, ईश्वर की इस अद्भुत, विस्मयकारी, अनाकलनीय, सुनियोजित, सुनियंत्रित एवं सुस्थापित व्यवस्था में कुछ भी शाश्वत नहीं होता। प्रकृति में शाश्वत खेती और रसायन मुक्त खेती कहीं भी बिल्कुल अस्तित्व नहीं है। तब क्यों इन असत्य, अस्तित्वहीन कृषि पद्धतियों को दुनिया के आगे रखा जा रहा है और गलत संदेश दिया जा रहा है? रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों अखी अदृश्य वैश्विक शोषणकारी महाव्यवस्था द्वारा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को लुटने के लिए हम पर जबरन थोपी गई कृषि पद्धतियां हैं। अगर जैविक खेती 100% विदेशी यूरोपियन कृषि तकनीक है, ये सत्य है, तो फिर उसे स्वदेशी के रूप में पेश करना गलत है, अवैज्ञानिक है, अप्राकृतिक है, भारतीय संस्कृति को क्षति पहुंचाने वाली है। स्वदेशी के नाम पर विदेशी का प्रचार, छल, हमें यह नहीं करना चाहिए। हमें दुनिया के सामने सुस्पष्ट रूप में हमारी सत्य और अहिंसा पर आधारित भारतीय संस्कृति को रखना है, विकृत रूप में नहीं। तब फिर सवाल पैदा होता है कि कौन सी कृषि पद्धति हमें दुनिया के सामने रखकर सिद्ध करना है कि यह सही भारतीय आध्यात्मिक कृषि है। आए खुली चर्चा करेंगे। मैंने 12 साल अनुसंधान करने के बाद ईश्वर ने जो कृषि तकनीक मेरे हाथ में दिया उसका नाम मैंने रखा जीरो बजट खेती। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि कृषि में जीरो बजट होता नहीं, हमें नाम बदलना चाहिए, तब मैंने नया नाम रखा सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि कोई भी मानवीय कृषि तकनीक प्राकृतिक कृषि बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मेरे तकनीक में जोताई, बीज बोआई, निराई गुड़ाई, सिंचाई, छिड़काव, फसल कटाई की जाती है, लेकिन प्रकृति में यह कोई भी कृषि कार्य अस्तित्व में नहीं है। तब मेरा कृषि तकनीक प्राकृतिक कैसे हो सकता है? मेरे मन में इस सवाल का भयावह बवंडर खड़ा हुआ। अंत में मैंने मेरी कृषि तकनीक सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि नाम में से प्राकृतिक शब्द को हटा दिया और नया नाम रखा सुभाष पालेकर कृषि। मेरा तकनीक मैंने खोजा है, इसलिए उसे नाम रखने का अधिकार मेरा है, किसी ऐरे गैरे का नहीं। सामाजिक माध्यमों पर 6 महीने गंभीर चर्चा करने के उपरांत हम सबने एकमत से निर्णय लिया और मेरे कृषि विधि का नया नाम रखा सुभाष पालेकर कृषि SPK। यह मैंने खोजा हुआ कृषि तकनीक है, तब नाम बदलने का पूरा संवैधानिक अधिकार मेरा है, किसी ऐरे गैरे का नहीं है। जो प्रकृति में अस्तित्व में है वह प्राकृतिक है और जो प्राकृतिक है वह आध्यात्मिक है। क्योंकि प्रकृति ईश्वर निर्मित ईश्वरीय संविधान है, प्रकृति ही ईश्वर का दृश्यमान सगुण साकार रूप है। मंदिर में मूर्ति में निर्गुण निराकार ईश्वर है, जो अदृश्य है। ईश्वर ने प्रथम प्रकृति को पृथ्वी पर भेजा और बाद में मानव को भेजा, यह मूलभूत विज्ञान कहता है। वास्तव में प्रकृति का आकार रूप अस्तित्व नहीं है। ईश्वर निर्मित स्वयं विकासी, स्वयं पोषी, स्वावलंबी व्यवस्था को हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति स्वयं कुछ नहीं करती। प्रकृति माने पर्वत, पहाड़ियां, घने जंगल, नदियां, झरने, सरोवर, प्रपात, प्राणी, पशु, पंछी, कीटक, जीव जंतु, इन सब का ईश्वर द्वारा गठित एकात्मिक समुदाय है। प्रकृति में चलने वाले घटनाक्रम प्रकृति द्वारा संचालित नहीं होते, ईश्वरीय व्यवस्था द्वारा संचालित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति की निर्मिति मानव ने नहीं की, ईश्वर द्वारा हुई है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रकृति ईश्वरीय संविधान है, जिसमें किसी भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। ऐसे अनगिनत फलों से लदे फल वृक्षों से भरा सदाहरित घना जंगल माने ईश्वर निर्मित प्रकृति। ये घने जंगल ईश्वर की खेती है। इन घने जंगल के किसी भी पेड़ का पत्ता तोड़कर प्रयोगशाला में परीक्षण करें, आपको किसी भी खाद्य तत्व की कमी उन पेड़ में नहीं मिलती, माने सभी खाद्य तत्व उस जंगल के पेड़ों को मिल गए। किसने दिए? मानव ने नहीं दिए, मानव वहां उपस्थित ही नहीं है, अर्थात ईश्वर ने उपलब्ध किए हैं। इसका अर्थ है कि पेड़ पौधों की सुंदर वृद्धि और अनगिनत फल प्रकृति के माध्यम से ईश्वर ने दिए हैं। उस ईश्वर निर्मित प्रकृति के घने जंगलों में ईश्वर ने पेड़ पौधों के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक खाद्य तत्व पेड़ पौधों को उपलब्ध करने के लिए मानव निर्मित गोबर का खाद,
कंपोस्ट खाद, केचुआ खाद माने वर्मी कंपोस्ट, नादेब खाद, बायोडायनेमिक खाद, पंचगव्य, दशगव्य, अग्निहोत्रा माने होमा फॉर्मिंग, योग साधना, मंत्र पठन, वेस्ट डिकम्पोजर, ईएम सॉल्यूशन, गो कृपा अमृतम, जैविक खाद, रासायनिक खाद, सूक्ष्म खाद, द्रवरूप खाद, रासायनिक कीटनाशी दवाएं, जैव कीटनाशी दवाएं, हार्मोन्स, जैविक आमल, ह्यूमिक आमल, गार्बेज एंजाइम्स आदि किसी भी खाद दवा का उपयोग नहीं किया। इसका अर्थ है कि ईश्वर अपने मानवीय अस्तित्व के बिना खड़े देवदूत रूपी घने जंगल के फलों से लदे पेड़ पौधों के माध्यम से हम मानव को अपना संदेश देता है कि ईश्वर ने उसके प्रकृति रूपी खेती में किसी भी मानव निर्मित तकनीक माने परंपरागत गोबर खाद का उपयोग होने वाली गो आधारित खेती, जैविक खेती, रासायनिक खेती, वैदिक खेती, नैडेप, बायोडायनेमिक खेती, यौगिक खेती इन सब मानव निर्मित अवैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग नहीं करता। ये सारी कृषि विधियां ईश्वर के आदेश के विरोध में है, इसलिए ये कृषि विधियां आध्यात्मिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है। इन सब मानवीय कृषि विधियों के उपयोग के बिना ईश्वर हर साल अनगिनत फल दे रहा है, इसलिए इन सभी मानव निर्मित कृषि पद्धतियों का उपयोग मत करो, उनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ईश्वर का यह आदेश कोई भी नहीं मान रहा है, उल्टा ठीक ईश्वर के विरोध में बगावत करके अपनी खुद की समानांतर व्यवस्था अलग अलग कृषि पद्धतियों के द्वारा खड़ी कर रहा है। ये ईश्वरीय व्यवस्था को नकारने वाला मानव आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? वह तो नास्तिक ही हो सकता है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल इन धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से ईश्वर मानव को दो आदेश देता है कि बिलीव मी एंड फॉलो मी मीन्स गॉड माने ईश्वर को शरणागत हो और ईश्वर जो कहेगा वह कर, माने ईश्वरीय संविधान होने वाले प्रकृति में जो है वही कर। ईश्वर में अटूट फलाशा विरहित श्रद्धा विश्वास रखना माने प्रकृति में श्रद्धा रखना और ईश्वर का अनुसरण करना माने प्रकृति का अनुसरण करना। फिर सवाल पैदा होता है कि सुभाष पालेकर खेती कैसे आध्यात्मिक है? मेरी विधि में अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु का सर्वोत्तम जामन के रूप में जीवामृत घन जीवामृत का उपयोग किया जाता है, वह खाद नहीं है। इस जीवामृत में देशी गाय का गोबर, मूत्र, गुड़ और दालों के आटे का उपयोग होता है। इन सभी साधनों का उपयोग आध्यात्मिक कैसे? घने जंगल में देशी गोधन चरते चरते गाय अपना गोबर गोमूत्र भूमि पर डालती है। इस देशी गाय के गोबर में अनगिनत खरबों उपयुक्त सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो भूमि में ह्यूमस की निर्मित करके भूमि को उर्वरा, उत्पादक, संपन्न, सुजलाम सुफलाम करते हैं। इस ह्यूमस के माध्यम से पेड़ पौधों के जड़ों को उनके शरीर विकास वृद्धि के लिए आवश्यक सभी खाद्य तत्व उपलब्ध होते हैं। जीवामृत घन जीवामृत निर्मित के लिए हम देशी गोमाता के गोबर गोमूत्र का उपयोग करते हैं। प्रत्यक्ष में ईश्वर खुद अपने जंगल रूपी खेती में वही करता है। जंगल में चरते समय गोमाता अपना गोबर गोमूत्र भूमि पर डालती है और हमें संदेश देती है कि उसके गोबर में अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणुओं की प्रजातियां निवास करती हैं। उनमें से हर जीवाणु की ह्यूमस निर्मित में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए जीवामृत घन जीवामृत में देशी गाय के गोबर गोमूत्र का उपयोग 100% आध्यात्मिक है। ईश्वर के व्यवस्था में पेड़ पौधों के हरे पत्ते प्रकाश संश्लेषण क्रिया से कच्ची शक्कर कार्बोहाइड्रेट्स निर्माण करते हैं, जिसमें से 25% शक्कर जड़ों के माध्यम से जड़ों को खाना खिलाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को खिलाया जाता है, जिससे जीवाणु अपनी संख्या कोशिका विभाजन से तेजी से बढ़ाते हैं और ह्यूमस की निर्मित करते हैं। मैंने जीवामृत घन जीवामृत निर्मित बी में कच्ची शक्कर की जगह गुड़ का उपयोग किया है, जो पूरा प्राकृतिक है, आध्यात्मिक है, क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था होने वाले प्रकृति में अस्तित्व में है। जंगल में 3/4 द्विदल और 1/4 एकदल वनस्पति प्रकार होते हैं। द्विदल वनस्पति के शरीर में ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन समृद्ध सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो भूमि में होने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को ऊर्जा उपलब्ध करने के लिए आवश्यक है। अपनी आयु समाप्ति के बाद द्विदल वनस्पति के शरीर अवशेष भूमि पर गिरते हैं। बारिश कालक्ष में सूक्ष्म जीवाणु द्वारा विघटित होते हैं और उस विघटन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह प्राण ऊर्जा के रूप में उन सूक्ष्म जीवाणुओं को उपलब्ध होती है। इसके में लाभकारक जीवाणु जड़ों के पास पेड़ पौधों का भोजन पकाकर पेड़ पौधों के जड़ों को ह्यूमस के माध्यम से उपलब्ध करते हैं। बहुत ही सुंदर सहजीवन है। ये ईश्वर द्वारा संचालित प्राकृतिक व्यवस्था है। मैंने जीवामृत घन जीवामृत निर्मित में उसी द्विदल दलहन के आटे का उपयोग किया है, जो पूरा प्राकृतिक आध्यात्मिक है, क्योंकि ईश्वर खुद प्रकृति में उसका उपयोग करता है। गो आधारित खेती, जैविक खेती, रासायनिक खेती स्वदेशी तकनीक नहीं है, 100% विदेशी तकनीक है। ये तीनों तकनीक हर दिन विशाल मात्रा में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड वायु,
नाइट्रस ऑक्साइड वायु, मिथेन वायु इन हरित गृह वायुओं का उत्सर्जन कर रहे हैं, जो वैश्विक तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन कर रहे हैं। इस जलवायु परिवर्तन से कोरोना जैसे विषाणु और बीमारी पैदा करने वाले जंतु स्वयं जन्नुक उत्परिवर्तन क्रिया सेल्फ म्यूटेशन से अपना रूप बदलकर नया अत्यंत घातक रूप न्यू स्ट्रेन्स में धारण कर रहे हैं और पूरे विश्व में मृत्यु का आतंक फैला रहे हैं, मानव के अस्तित्व को धोखे में डाल रहे हैं। इस जलवायु परिवर्तन के लिए तीनों रासायनिक खेती, गो आधारित खेती और जैविक खेती जवाबदेह है। दोनों जीव जमीन, पानी, पर्यावरण, जैव विविधता इन प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से विनाश कर रही है। मानव को रासायनिक खेती द्वारा रासायनिक खादों के जहरीले अवशेष, कीटनाशक दवाओं के जहरीले अवशेष, खरपतवार नाशक दवाओं के जहरीले अवशेष और जैविक खेती द्वारा कैडमियम, आर्सेनिक, पारा, शिज़ जहरीले जड़ पदार्थ के जहरीले अवशेष और रेडियोधर्मी खनिज तत्वों को खिलाकर मानव की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट किया जा रहा है और कोरोना, कर्क रोग, मधुमेह, दिल की बीमारियों से मानव मर रहा है, आत्महत्या करके किसान मर रहा है। इन सभी मानव निर्मित आपदाएं, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमने ये अहिंसक, संवैधानिक सुभाष पालेकर कृषि जन आंदोलन की शुरुआत की है, जिसके द्वारा हम मानव, प्राणी, पंछी, कीट, जीव जंतु और वनस्पति को जहर मुक्त, पोषण मूल्यों से समृद्ध, औषधीय, स्वादिष्ट आध्यात्मिक खाद्य उपलब्ध कर रहे हैं। जीव जमीन, पानी, पर्यावरण, जैव विविधता को विनाश से बचा रहे हैं। ये जिनको मान्य है उनका इस जन आंदोलन में सहर्ष स्वागत है। सुभाष पालेकर कृषि अन्य सभी कृषि विधियों से पूरी तरह भिन्न है। कृपया देश को भ्रमित करके गुमराह न करें।